Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. सो गाइस, वेलकम टू द कोर्स। और अपना लास्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कोई मॉड्यूल नहीं बचा है और ये भी बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, तो जल्दी से हम इसको ख़त्म करेंगे। और बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई ज़्यादा हाई-फाई चीज़ें हैं नहीं, है ना। तो जल्दी से चलिए देखते हैं कि इस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस मॉड्यूल में हम अमेंडमेंट देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब यही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडेबल है ना। तो इसको लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं हम ये देखेंगे। जुडिशरी का क्या रोल है, कैसे वो हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या रोल है, कैसे वो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, है ना। कोर फीचर्स देख लेंगे थोड़े, क्रिटिसिज्म देखेंगे और लिमिटेशंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे से पढ़ते हैं, जल्दी देखते हैं क्या मतलब है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो क्यों बोला जाता है लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। लिविंग का मतलब क्या है कि आप सांस वांस लेते हो, है ना, आप रेस्पिरेट करते हो, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन भी रेस्पिरेट करता है, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने प्रोविजंस को चेंज करता रहता है टाइम के साथ, है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना, तब सिचुएशन इंडियन सोसाइटी की अलग थी, तो उस सिचुएशन के हिसाब से उसमें प्रोविजंस डाले गए थे, है ना। बट अभी इंडिया मॉडर्न हो रहा है, समाज चेंज हो रहा है, तो अभी प्रोविजंस डिफरेंट आने की ज़रूरत है। तो लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, अमेंड करके उसके प्रोविजंस को हम चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, ये डेट आपको याद रखनी है, प्रियम्बल में दी हुई है ना, 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये आपको रटा होना चाहिए। हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू सर्व द कंट्री। कैसे कैसे सेम कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 1946 में, उसने उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो आज तक कैसे चल रहा है। मतलब उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना हमारा, तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो कंट्रीज़ ने अपने अपने टिप्पणी दी थी इसके ऊपर कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन तो एकदम अनरियलिस्टिक है, ऐसा चलेगा ही नहीं, ये सिर्फ अभी के लिए वैलिड है, बाद में जब 20th सेंचुरी वगैरह आएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा। बट अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इतना टिका हुआ है, हम मतलब दैट इज़ अ अचीवमेंट फॉर अस कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक इंटैक्ट है डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच डाइवर्सिटी इन ऑल द एस्पेक्ट्स। इंडिया एज अ यूनियन इज स्टिल मेंटेन्ड और हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, राइट। तो ये कैसे हो पाया, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हम उसमें अमेंडमेंट्स करते आए हैं। जब से स्टार्ट हुआ, जब हमको लगी कि यार अभी ज़रूरत है, अभी ये प्रोविज़न चेंज करने की ज़रूरत है, तो हमने उसको अमेंड कर दिया, है ना। तो इसी वजह से इट इज़ कंटिन्यूइंग टू सर्व अवर कंट्री, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट्स द नेसेसिटीज़ एंड मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो जो सोसाइटी के जो नीड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं वो भी चेंज होने चाहिए, क्योंकि वो तो पुरानी सोसाइटी के हिसाब से बने हुए हैं ना। तो जो नई सोसाइटी आएगी वो उसको कैसे फॉलो करेगी, तो उसके लिए हमने उसमें अमेंडमेंट्स किए, ठीक है। द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर हैज़ बीन इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो किस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट कर रहा है। हो सकता है किसी प्रोविजन का मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम जैसी सोसाइटी थी उस टाइम मतलब कुछ और हो, अभी मॉडर्न सोसाइटी हो गई है तो उसको हम डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि हम उसको इंटरप्रिटेशन में उसका इंटरप्रिटेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस दैट मे अराइज इन द फ्यूचर, है ना। तो इसीलिए हमने उसको लिविंग डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, हमने इसीलिए उसमें अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स का प्रोविज़न रखा हुआ है, ताकि आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं, आगे आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं, उसके जो न्यू चैलेंजेस हो गए उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जा सके। ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड हो जाए कि भाई नया सोसाइटी आ गया तो उसमें तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल ही नहीं है तो ये इनवैलिड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इट शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस, राइट। And constitution is a sacred document and that is an instrument that may require changes from time to time, है ना। चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम करने। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट बट अ डायनेमिक थिंग, है ना। डायनेमिक, स्टैटिक क्या होता है, जो चेंज ना हो वो स्टैटिक होता है। डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक मतलब कि जो चेंज हो सके, है ना, जो अमेंडेबल हो सके, ठीक है। इट इज़ नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि ये बाइबल है, ऐसा नहीं है कि ये भगवत गीता है कि भाई
ज़िंदगी में कोई दिक्कत आ रहा है तो भगवत गीता के पास चले गए, उसमें जो प्रोविजंस हैं उसको मान लिया, है ना। ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ चेंजिंग विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी, इट इज़ ऑल्टरेबल, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट अनऑल्टरेबल, इसको हम ऑल्टर कर सकते हैं, इसके प्रोविजंस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होता है, ठीक है। तो अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का मतलब है कि उसके प्रोविजंस को चेंज करना, है ना। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है फ्लेक्सिबिलिटी और एक आती है रिजिडिटी, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब आप चेंज कर सकते हो, है ना, आप अपने पॉस्चर को चेंज कर सकते हो, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज कर सकते हो। रिजिडिटी मतलब उसको चेंज करना बहुत टफ है, ऐसा नहीं है चेंज नहीं हो सकता, बट उसको चेंज करना बहुत टफ है ना, दैट इज़ कॉल्ड रिजिडिटी, है ना। ऐसा होता है ना, आयरन रिजिड होता है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, राइट, क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं, और आयरन को आप इजीली चेंज डिफॉर्म नहीं कर सकते, हैं ना, तो दैट इज़ रिजिड, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया। फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का क्या मतलब है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप प्रोविजन में चेंज कर सकते हो, बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड रिजिडिटी इज़ आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, या फिर बहुत मेहनत लगेगी करने में, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिजिडिटी। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसके बीच में है, इट इज़ नीदर टू फ्लेक्सिबल नॉट टू रिजिड, वो बीच में है, ठीक है। नीदर टू फ्लेक्सिबल नॉट टू रिजिड, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑप्टिमाइज है, वो बीच में है, ठीक है। तो अमेंडमेंट जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल 368, जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है, ये ध्यान रखना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, समझ में आ रहा है। आर्टिकल 368 हम पढ़ लेते हैं एक बार। Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by the way of addition, variation, or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. समझ में आया? So article 368 talks about what? It talks about amending the constitution. और ये constitution को amend कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। कहाँ लिखा हुआ है ये? आर्टिकल 368 में, ठीक है। पार्लियामेंट ही अमेंड कर पाएगा। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, तो क्या बोलोगे? पागल हो गए हो क्या? नहीं कर सकते, है ना, समझ में आ रहा है। पॉलिटी अच्छे से पढ़ो, नहीं कर सकते, पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है, समझ में आ रहा है ना, ये याद रख लेना। पार्लियामेंट ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर, समझ में आ गया ना, ये याद रख लेना। और कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 368, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी वाली आ गई, ठीक है, कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या मतलब है फ्लेक्सिबल का? अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कि फ्लेक्सिबल जो होता है वो बहुत ही ईजिली आप किसी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हो। मतलब अगर मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो मैं बहुत ही ईजिली कर सकता हूँ, जैसे मैं नॉर्मल बिल पास करता हूँ ना, वैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकता हूँ। बट रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स होते हैं। आप रिजिडिटी मतलब कि आप ईजिली अमेंड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे कि यूएसए में क्या होता है? यूएसए में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है ना, तो पहले आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउस से। उसके बाद 3/4 ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब इसके बावजूद 3/4 ऑफ द स्टेट्स रेटिफाई करें तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, ठीक है। तो इतना रिजिड प्रोसीजर है, आप इजीली नहीं कर सकते उस चीज़ को, समझ में आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो जैसे इंडिया में नॉर्मल लॉ पास होता है ना, वैसे ही ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाता है, समझ में आ रहा है। इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है ब्रिटेन में नॉर्मल ऑर्डनरी बिल से ही अमेंड हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फ्लेक्सिबल है, और यूएसए का क्या है? रिजिड है, ठीक है। इसमें हम ये भी बोलते हैं कि ब्रिटेन में जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, बट अनरिटन से मतलब ये है कि फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई पूछ ले कि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हाँ, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रोविजंस कहीं डॉक्यूमेंट में लिखे नहीं गए हैं, लिखे गए हैं, बट अनरिटन से कहने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ही ईजिली अमेंडेबल है, समझ में आ रहा है। ऑर्डनरी लॉ के तरह ही उसको अमेंड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल, ब्रिटेन में फ्लेक्सिबल सिस्टम है, फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट है, और यूएसए में रिजिड है। और इंडिया क्या है? इंडिया दोनों के बीच में है। अभी इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ क्यों ऐसे बोल रहा हूँ मैं, इंडिया बीच में है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रख लो कि ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट। हमारी जनरली टेंडेंसी होती है ना कि जहाँ ओनली वर्ड आ जाता है तो हम उसको गलत कर देते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा गलत नहीं होता है ऐसा, ठीक है, तो कहीं कहीं सही भी होता है। ओनली पार्लियामेंट ही कर सकता है, इसको ध्यान रखना। तो कभी ऐसे स्टेटमेंट आ जाए
टू क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट, तो ओनली देखिए गलत मत मार के आ जाना, क्योंकि पार्लियामेंट ही करता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ठीक है। और दूसरा, जब अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसा होता है, पहले लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास होता है, ठीक है, फिर वो राज्यसभा में जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फिर वहाँ पास होता है। ऐसा नहीं है, ये देखो ऐसा नहीं है इसमें जॉइंट सिटिंग हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि राज्यसभा रिजेक्ट कर देगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों हाउस को सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करना पड़ेगा, तभी वो जाके लॉ बनेगा, समझ में आ रहा है, तभी वो जाके मॉडिफिकेशन होगा, समझ में आया ना। लोकसभा से भी पास होना चाहिए सेपरेटली, राज्यसभा से भी सेपरेटली पास होना चाहिए। अगर राज्यसभा ने मना कर दिया कि हमको इसमें अमेंडमेंट चाहिए, हमको ये पसंद नहीं है, तो ऐसा कोई प्रोविज़न जॉइंट सिटिंग का नहीं है। नहीं तो ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल में मान लो अगर राज्यसभा रिजेक्ट कर देता है तो जॉइंट सिटिंग होता है ना, तो जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस का कंसर्न लिया जाता है और फिर होता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में देयर इज़ नो जॉइंट सिटिंग, दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना, ठीक है। दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होना चाहिए, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। अगर एक हाउस ने मना कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल गिर जाता है, वो पास नहीं होता है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट को एक्शन देना पड़ता है, ठीक है। अब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर किसके पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है ना, प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को उसको साइन करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई भी ऑप्शन और नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे हम जब प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे तो हमने उसके वीटो पावर्स की बात करी थी ना, कि जब भी बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, या तो वो उसको एसेंट दे दे, या तो उसको रिजेक्ट कर दे, है ना, या तो वो पॉकेट में डाल के भूल जाए, जिसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं, है ना, या फिर वो लेजिस्लेचर को वापस कर दे और बोले कि हमको आप इसके ऊपर रिकन्सिडर करिए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ये सब अवेलेबल नहीं होता है, ये कोई भी वीटो पावर जो प्रेसिडेंट का है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अवेलेबल नहीं होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट इट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट, समझ में आ रहा है। प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता, ना ही कोई वीटो यूज़ कर सकता है, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पॉकेट में डाल के भूल गया। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई वीटो पावर नहीं होती है, समझ में आ गया, कोई वीटो पावर नहीं होती है। अब इसमें ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के केस में। मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होता है, ठीक है। वो ऐसा हो सकता है कि भूल जाए, मतलब पॉकेट में डाल के भूल जाए। मनी बिल के केस में पॉकेट वीटो होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में कोई वीटो नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। बट मनी बिल के केस में ऐसा है कि प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही प्रेसिडेंट उसको वापस कर सकता है। तो जब प्रेसिडेंट किसी बिल को वापस करता है ना, कि आप रिकन्सिडर करो, तो उसको बोलते हैं हम सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो। एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है बट जस्ट बता दे रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो। अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आया और उसने उसको वापस कर दिया कि आप उसको रिकन्सिडर करिए, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। तो मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास सस्पेंसिव वीटो नहीं होता है ना। और बस मनी बिल के केस में एक ही प्रेसिडेंट के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उसको साइन कर दे या फिर पॉकेट वीटो कर दे, ठीक है। पॉकेट वीटो मतलब पॉकेट में डाल के भूल जाए उसको, ठीक है। यही दो ऑप्शंस होते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में उसके पास कोई वीटो नहीं होता, ना तो वो वापस कर सकता है, ना तो वो रिजेक्ट कर सकता है, ना वो जेब में रख के भूल सकता है, उसको एक्सेंट देना ही पड़ेगा, समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसका क्या है कि ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल आर एम्पावर्ड टू कंसिडर एंड टेक फाइनल डिसीजंस ऑन द क्वेश्चन ऑफ अमेंडमेंट्स। क्या मतलब है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, क्या मतलब है, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है, ठीक है, वो लोकसभा से सेपरेटली पास होता है। लोकसभा इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तो जो है ना, और फिर राज्यसभा से भी पास होता है ना, राज्यसभा से भी पास होता है फिर सेपरेटली। तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, लोकसभा में जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इसमें अपना वही बस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वही डिसीजन इसमें लेते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स पे। सोवर्निटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दैट इज़ द पार्लियामेंट सोवर्निटी इज़ द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर। समझ आ गया, बेसिक सी चीज़ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है कि जो लोकसभा से पास होता है और जो राज्यसभा से पास होता है ना, ये जो प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट्री सोवर्निटी मेंटेन हो रही है, मतलब कि पार्लियामेंट के पास फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। समझ में आया क्या बोल रहा है ये? इसका बोलने का ये मतलब है कि पार्लियामेंट ही क्यों करता है, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ अ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो वही इलेक्ट करके लाए हैं, तो जो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है तो उन्हीं के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो कर पाएँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट सोवरेनिटी, ठीक है। तो 3 टाइप से बेसिकली अमेंड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब मैं बता देता हूँ पहले 3 टाइप से कैसे होता है, कौन कौन सी मेजॉरिटी होती है। तो 3 टाइप से होता है, देख लेते हैं। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन विद हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो देखो, अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है। बट सिर्फ आर्टिकल 368 के अंदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ आर्टिकल 368 के अंदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और भी आर्टिकल्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। हमको ये स्पेसिफाई करना रहता है कि कौन सा आर्टिकल के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं। तो जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। समझ में आ गया कि सिर्फ 368 में नहीं दिया हुआ है, बाकी आर्टिकल्स भी हैं कुछ जिसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। बट जो जनरली प्रोसीजर्स होते हैं, जो जनरली अमेंडमेंट्स होते हैं, दोज आर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। समझ में आ गया। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड आप सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हैं, जैसे कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, उसको चेंज करना, वही तो मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। तो सिंपल मेजॉरिटी से भी हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें सिंपल मेजॉरिटी से भी हो सकता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक तो ये चीज़ है, प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, है ना। तो जो टोटल मेंबरशिप है उसके मेजॉरिटी लोग उसको रिजोल्यूशन मोशन को पे साइन करें, उसको पास करें, और फिर जितने वोट कर रहे हैं, है ना, जितने वोट कर रहे हैं उसके 2/3 उसके उसके फेवर में वोट करें। समझ में आ गया, 2/3 उसके फेवर में वोट करें, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी। अब एक और आती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन। जो स्पेशल मेजॉरिटी है ना, 2/3 वोटिंग, 2/3 प्लस मेजॉरिटी, 2/3 प्लस मेजॉरिटी एक्सेंट दे उसको, है ना, ये थी। प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। रेटिफिकेशन मतलब जब ये स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में पास हो जाता है, उसके बाद ये स्टेट के पास जाता है, उसके बाद ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करते हैं। और ऐसे सिर्फ आधे स्टेट्स ही हैं जो हमको चाहिए होते हैं उसको पास करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए, ठीक है। समझ में आया क्या मतलब है इस मेजॉरिटी का। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स का क्या मतलब है कि जब लोकसभा से भी पास हो गया स्पेशल मेजॉरिटी से, राज्यसभा से भी पास हो गया स्पेशल मेजॉरिटी से, उसके बाद ये बिल किसके पास जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाता है, और जितने भी इंडिया में स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उसके आधे स्टेट लेजिस्लेचर जब अपने में सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास कर देंगे, सिंपल मेजॉरिटी से जब पास कर देंगे तो ये वाला अमेंडमेंट हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। जो स्पेशल मेजॉरिटी है ना, वो लोकसभा राज्यसभा में ये है, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में आपको 2/3 चाहिए। बट जब ये रेटिफिकेशन के लिए जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो स्टेट लेजिस्लेचर नॉर्मल सिंपल मेजॉरिटी से भी इसको पास कर सकता है। वहाँ पे बस ये कंडीशन है कि आधे स्टेट लेजिस्लेचर सिंपल मेजॉरिटी से अपने में पास कर दें उसको। समझ में आया। इसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। और ये किसके अंडर आता है, ये आर्टिकल 368 के अंडर आता है। और ये स्पेशल मेजॉरिटी भी किसके अंदर आता है, ये भी अंडर आर्टिकल 368 आता है, ठीक है। और ये जो बाकी था सिंपल मेजॉरिटी की मैंने बात करी, जिसमें सिंपली नॉर्मल लॉ की तरह भी अमेंड हो सकता है, वो आता है दूसरे आर्टिकल्स में, जो स्कोप नहीं है इसका। और ध्यान रखना, इनको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते नहीं हैं बेसिकली। जैसे आर्टिकल 3 है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में ये सब दिया हुआ है ना कि पार्लियामेंट जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था फ़िदा वाला कंसेप्ट, फॉर्म कर सकता है ना, इंक्रीज़ कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, नेम को बदल सकता है। ये वाला जो अमेंडमेंट है, इसके लिए जो अमेंडमेंट होता है, इसमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है। आर्टिकल 3 जब हम अप्लाई करते हैं और उससे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, तो उसमें हमको कोई मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है। एंड दिस इज़ नॉट इवन कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, अंडर आर्टिकल 368। समझ में आ रहा है। इट इज़ नॉट, ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल 3 में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करते हैं तो इज़ इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। समझ में आ गया। ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई ना। 3 टाइप की मेजॉरिटी हैं। आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी बेस्ड ऑन द ब्रॉड सपोर्ट, ये तो है ही, है ना, जब आप इतना सारा मेजॉरिटी इंश्योर कर रहे हो, है ना, तो ब्रॉड सपोर्ट तो हो गई, ठीक है। तो आर्टिकल
3 के जब मैंने बात करी आपसे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, जब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, समझ में आ गया? स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है। और 3 टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये चीज़ समझ में आ गई? चलो, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।